गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लास्ट जो सेगमेंट है बेटा, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, वो आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को आज हम लोग क्या कर लेंगे, बाइंड अप करेंगे, यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 सेगमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं बेटा, जो मैं उसका वीडियो भी बनाकर डाल रखा हूँ। ये जो चैप्टर है बेटा, इसे मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इस क्लास का, तो मैंने बताया था कि टोटल 6 सेगमेंट हैं, जिसमें मैंने बताया था कि माइक्रोब्स जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, एज अ सीवेज ट्रीटमेंट यूजफुल है हमारे लिए, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी क्या है भाई, यूजफुल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में इसको हम यूज करते हैं, और आज हम लोग क्या देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इसको यूज करते हैं। टोटल 6 सेगमेंट मैंने आपको बताया था, और मैं बोला था कि जिस दिन हम लास्ट वाले सेगमेंट यानी बायो फर्टिलाइजर्स डिस्कस करेंगे, उस दिन हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद रखना बेटा, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, जो मैं सीक्वेंस आपको बताता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन कम होगा। ये सीक्वेंस से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो मैं आपको बताया हूं कि ये 6 सेगमेंट है, तो 6 क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन में। उस 6 सेगमेंट के अंदर में कितने सेगमेंट्स हैं वो भी मैं फर्दर डिवाइड किया हूं सब सेगमेंट्स में, उससे कितने नीट में क्वेश्चंस बनेंगे ये भी मैं आपको बताते जाता हूं। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो सुटेबल आंसर है, यानी जो एग्जैक्ट आंसर है, जिसमें हमें प्योर मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स मिलेंगे, उसको आंसर कैसे लिखता है, ये सारे पॉइंट आपको इसी सीक्वेंस से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसके अलावा जब हम सीक्वेंस के अंदर यानी जो सेगमेंट के अंदर सब सेगमेंट में जाते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट में मैं सेगमेंट को डिवाइड करता हूं, जिससे हर एक पॉइंट से नीट के एग्जामिनेशन और एम्स के एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उसमें भी आपको क्या होगा बेटा, हेल्प मिले। जब हमारी क्लास की वीडियो को आप देखेंगे, उसमें इन सारी चीजों को आपको फर्दर आगे मेहनत नहीं करने पड़ेगी अपने लेवल पे, कि इसको इस सीक्वेंस में इस क्वेश्चन से इसको क्या करूं, डिवाइड करूं। ये ऑलरेडी मैं आपको करके देता हूं। आपको केवल और केवल क्या करना है बेटा, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं उसको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, उस सीक्वेंस को केवल क्या करना है, फॉलो करना है। और जिस दिन भी आप इस वीडियो को देखते हैं, उसी दिन इस वीडियो को आपको क्या करना है, याद करके आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे वो आपकी कोचिंग से मिली हो, चाहे वो आपके स्कूल से मिला हो, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल हो, या तो आपको किसी ने सजेस्ट किया हो, तो उस स्टडी मटेरियल से जो भी क्वेश्चंस है बेटा, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है घर बैठ करके। और अगर उसमें कोई डाउट आता है बेटा, तो आप मेरे इस YouTube चैनल पे कमेंट्स करके वो डाउट पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे WhatsApp पे उसको मैसेज करके, मैसेज के थ्रू भी वो डाउट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं बेटा आज वाली क्लास में, जिसका नाम है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो एज अ बायो फर्टिलाइजर्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि अगर हम कोई केमिकल्स यूज करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या न्यूट्रिएंट के लिए, या तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो वो केमिकल्स क्या करता है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी तो उस टाइम के लिए तो इंप्रूव कर देती है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए यानी फ्यूचर के लिए सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड अगर हम यूज करते हैं, या तो कोई सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट के केमिकल्स को यूज करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, यूरिया टाइप का, तो ये क्या करते हैं बेटा कि उस सराउंडिंग्स में वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। अगर वो वाटर किसी पॉन्ड या तो तालाब, रिवर्स में जाते हैं, तो वहां पर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म करते हैं। या तो अगर हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो सारे इंसेक्ट को, यानी जो हार्मफुल इंसेक्ट नहीं भी होते हैं उस प्लांट्स के लिए, उस क्रॉप्स के लिए, उस इंसेक्ट और उस पेस्ट को भी क्या कर देते हैं, ये किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं, जिसके कारण इकोसिस्टम क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो अब जो है नाउ अडेज लोग जो फार्मर्स हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा वो केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए भी क्या है, हार्मफुल। अगर हम उस केमिकल्स से उपजाए गए फूड को हम अगर सर्व करते हैं बेटा, उस धान को, उस गेहूं को, या तो अदर मक्का, बाजरा या वेजिटेबल्स को अगर हम खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पर भी क्या देखने को मिलती है, इफेक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल्स जो है उस फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या तो ग्रेन्स में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं।
तो अब क्या किया जा रहा है कि नाउअडेज जो फार्मर्स हैं इन चीजों को कम करने के लिए अब क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे हैं, जिसमें वो किसी भी प्रकार के केमिकल्स यूज नहीं करते हैं जिससे कि ह्यूमंस बीइंग के ऊपर अफेक्ट हो, इकोसिस्टम पे अफेक्ट हो या अदर्स ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कुछ अफेक्ट देखने को मिले। वो क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स के रूप में मैन्योर यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में भी माइक्रोबियल एजेंट को यूज करते हैं। बीटी कॉटन उसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें जो मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था, बैसिलस थ्रूजिएंसिस, कुछ फंगाई है, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलो वायरस मैंने एग्जांपल लिया था। ये सब क्या है भाई, एज ए बायो कंट्रोल एजेंट वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने तो मैन्योर यूज किया, यानी काउ डंग हमने लिया, जो गोबर गैस के बाद जो स्लज बन जाता है उसको हमने यूज किया मैन्योर के फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसे भी माइक्रोबियल एजेंट है बेटा, बैक्टीरिया है या फंजाई है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं बगैर किसी नुकसान के, यानी बगैर किसी हार्मफुल अफेक्ट के कि किसी ह्यूमंस को अफेक्ट करेंगे, प्लांट को अफेक्ट करेंगे या तो इकोसिस्टम को डैमेज करेंगे। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कोई बायोलॉजिकल एजेंट हम यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए तो वो हार्मफुल नहीं होता है, कम से कम इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि वो उसी चीज को सर्व करेगा, उसी चीज को खाएगा, उसी चीज को कंट्रोल करेगा जो उसको सुपर गॉड पावर, जो नेचुरल गॉड पावर है जो इस अर्थ का फॉर्मेशन किया है, वो नेचुरल जो थ्योरी है डार्विन्स की या तो लेमार्क की, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी अगर उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, यानी कि वो किसी भी इकोसिस्टम या तो अदर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका फूड चेन में है। और अगर फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहे हैं तो उससे कोई नुकसान इकोसिस्टम को होने वाला नहीं है, एज अ लिमिट पीरियड और एज अ लिमिट नंबर, है ना। तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट को देखना बेटा कि कौन कौन से ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया है या फंजाई है जो एज ए बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब इनमें मोस्टली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th वाली क्लास में, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स कहां पे करते हैं, लेगुमिनस प्लांट में। लेगुमिनस यानी जो पल्स वाले प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया था लेग्यूम प्लांट जिसमें नॉट का फॉर्मेशन होता है, दाल की में बताया था दलहन के पौधे के रूट के अंदर क्या करते हैं, नोडिंग करते हैं एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको बताया था प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स में, तो उसमें आपको जाकर के अच्छे से देखना है कि इनका रोल क्या है। बाकी वो चीजों को मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, 12th से जो रिलेटेड है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूं। तो मोस्टली थिंग्स यहाँ पर आप पढ़ चुके हो बेटा, बस उसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं बेटा तो माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स में मैं इस सेगमेंट को फर्दर 2 सब सेगमेंट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन कि भाई ये बायो फर्टिलाइजर्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं, और सेकंड क्या है, सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स के लिए क्या होते हैं, सोर्स के रूप में उनको हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेटा तो डेफिनेशंस में क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिज्म दैट इनरीच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी को, न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता हो, उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो मींस लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजर्स मींस फर्टिलिटी को इंप्रूव करना, सॉइल की फर्टिलिटी यानी उर्वरक शक्ति को इंप्रूव करना। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उर्वरक शक्ति यानी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा फसल क्या होते हैं, अपना यील्ड देते हैं, फसल ज्यादा से ज्यादा उत्पादन शक्ति उनकी बढ़ती है। तो बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल के फर्टिलिटी कैपेबिलिटी को क्या करता है बेटा, फर्टाइल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करता है। उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। अब उस ऑर्गेनिज्म का सोर्स क्या है, यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज हो सकते हैं। तो इसमें एक है बेटा बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई और थर्ड क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसको हम
फॉल्स बैक्टीरिया के अंदर में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये प्लांट में भी आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है इनको, और साइनोबैक्टीरिया क्या हो गया, बैक्टीरिया की भी प्रॉपर्टी होती है। मैं बता दूं कि साइनोबैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया की एकमात्र प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। बाकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी इनका किसकी होती है, एल्गी की होती है। इसलिए इनको अगर मैं आरएच बिटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो इनको कहां पे रखा गया, बैक्टीरिया वाली कैटेगरी में रखा गया, लेकिन ये फॉल्स बैक्टीरिया है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया को मैं अलग से यहां पर क्या किया हूं, पॉइंट रखा हूं, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाए, आपसे सॉल्व हो जाए। तो देखो आपको 12th बोर्ड में एक तो बायो फर्टिलाइजर्स के डेफिनेशंस आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आएंगे, वो भी आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब नीट में क्वेश्चन कहां से आएगा भाई, तो नीट में यहां से आएगा बैक्टीरिया से, फंजाई से, साइनोबैक्टीरिया से। 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहां से बनते हैं और बैक्टीरिया से फिर 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी टोटल नीट में यहां से अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है इस वाले सेगमेंट से, यानी कि माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। और ये ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि 100% आपको सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आपकी मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाएगी। जो हमारे स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट हैं, वो मेरे से जो पढ़े हैं 11th क्लास के, उनकी मेमोरी तो 100% रिकॉल हो जाएगी। चले, तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात, क्योंकि भाई बैक्टीरिया एज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कैसे यूज होते हैं या क्या इनका रोल है, कैसे ये सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, इन चीजों को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया पर बेटा। और बैक्टीरिया में यहाँ पर हमने 2 बैक्टीरिया देखा, एक है राइजोबियम बैक्टीरिया शो सिम्बायोटिक, यानी 2 तरह की बैक्टीरिया देखा है, एक तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करे और एक ऐसा जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक नहीं होकर के वो फ्री लिविंग सॉइल में प्रेजेंट रहे। बैक्टीरिया सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब मैं क्या बताया था, म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, प्लांट के साथ कोई ऑर्गेनिज्म या एल्गी के साथ कोई ऑर्गेनिज्म जाकर के क्या कर जाता है बेटा, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फूड की प्रोसेसिंग के लिए या अदर प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फूड को शेयर करते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको याद करवाया था, ये वीडियो अभी भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है बेटा। फार्मर्स पेरेंट के चैनल पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वीडियो जो है वो अवेलेबल है, उस पर जाकर के भी आप क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे ऑर्गेनिज्म के टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ आपको याद करवाया था, एग्जाम्पल के साथ उसको मैं डिस्क्राइब किया हूं, जिससे आपको अगर वहां से क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व हो जाए। तो देखो वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कॉन्सेप्ट वही है, एग्जाम्पल्स भी वही है, बस इसको हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। तो क्या है भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायो यानी कि ये म्यूचुअल रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, कि ये बैक्टीरिया और ये प्लांट है दोनों साथ में रहेगा और एक दूसरे के साथ शेयर करेगा अपनी फूड को या तो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, शेयर करेगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आया समझ में? तो क्या है भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट, कौन से प्लांट के साथ, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली वाले प्लांट। लेग्यूमिनेसी फैमिली मोस्टली क्या होते हैं, पल्सेस आते हैं, जो दाल आते हैं, जो दलहन वाले पौधे होते हैं बेटा, वो कहां पर आते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट में आते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो सॉइल में नाइट्रोजन है बेटा, उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट बॉडी में उस नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और वो अमाइनो एसिड को यूज करते हुए प्लांट प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि पल्सेस के अंदर या लेगुमिनेसी फैमिली वाले प्लांट्स के अंदर प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर्स क्रॉप, यानी कि जो पल्स होते हैं, दाल होते हैं, उनमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ज्यादा भाई, क्योंकि उनमें अमीनो एसिड ज्यादा है। अमीनो एसिड ज्यादा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, उनके अंदर प्रेजेंट है, उनके रूट में जाकर के रह करके उसकी खुद ही सिंथेसिस करता है। दैट्स व्हाई वहां पर प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। और आपको मैं 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं उस कॉन्सेप्ट को, आप अपनी नोटबुक को देख लीजिए, या तो आने वाले सेशन में जब मैं 11th का इसमें वीडियो बनाऊंगा, इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो उस चैप्टर को आप देखेंगे तो चीजों को समझ में आ जाएगा। मैं बहुत अच्छे से उस प्रोसेस को पढ़ाया था, या आप 11th क्लास में जहां भी पढ़े होंगे, जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर के पास, वो आपको जरूर बताएंगे इन चीजों के बारे में। तो यहाँ पर तो ये हो गया सिम्बायोटिक, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट के साथ एसोसिएट होता है और वहां पर क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। सेकंड, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है।
सच एज एजोस्पाइरम एंड एजोटोबैक्टर। एक तो राइजोबियम हमारा हो गया एसोसिएशन के साथ यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। वैसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए दो और भी एग्जांपल एनसीईआरटी ने कवर किया है जो कि एज ए बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, लेकिन फ्री लिविंग नेचर के होते हैं, ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे, ये सॉइल में ही नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और प्लांट उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया सच एज एजोस्पाइरम एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट में मैं हमेशा बताता हूं कि एग्जांपल बेस्ड, खास तौर से बोटनी वाले रीजन से, बोटनी वाले पोर्शन से एग्जांपल बेस्ड बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया सच एज एजोस्पाइरम एंड एजोटोबैक्टर कैन आल्सो फिक्स नाइट्रोजन। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एजोस्पाइरम और एजोटोबैक्टर भी क्या करता है बेटा, फिक्स करता है। और अगर नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अमाउंट जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, सॉइल में ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है, क्योंकि देखो न्यूट्रिएंट जब तक रहेगी तब तक ही प्लांट ग्रोथ करेगा। प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मिनरल न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे बेटा, सॉइल से मिलेगा। तो सॉइल में अगर नाइट्रोजन की कैपेसिटी ज्यादा है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हो जाएगा, जो प्लांट की नीड है नाइट्रोजन की वो उसको फुलफिल हो जाएगी। तो जिसके कारण जो प्लांट की यील्ड है यानी प्लांट का जो उत्पादन शक्ति है बेटा, उत्पादन पावर जो है, यील्ड कैपेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पर हमने बायो फर्टिलाइजर्स में बैक्टीरिया में 3 एग्जांपल देखे, एजोस्पाइरम, एजोटोबैक्टर जो फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बायो फर्टिलिटी के रूप में यूज हो रहा है, फर्टाइल इंप्रूवमेंट कर रहा है। और एक मैंने राइजोबियम आपको बताया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ, लेगुमिनस प्लांट के साथ वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या करता है, प्रोसीड करता है, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो बैक्टीरिया यानी ये माइक्रोब्स ऐसे हैं जो सॉइल को एक फर्टिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इस चैप्टर में हम उन्हीं बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए क्या है बेटा, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए वेलफेयर है। तब तो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी जो हमारे लिए हेल्पफुल है। अब ये बैक्टीरिया हमारे क्या है, हेल्पफुल है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, जिसके कारण ग्रेन्स की कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है, प्लांट की यील्ड बढ़ती है और हमें खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं। चलिए सेकंड है बेटा फंजाई। फंजाई का एक एग्जांपल दिया गया है माइकोराइजा। ये भी क्या है, ये भी क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा भी क्या है बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी ये फिर से क्या करेंगे, एक फंजाई है जो प्लांट के साथ क्या करेगा, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएगा और एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक दूसरे के साथ शेयर करेगा जो भी बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है फंजाई का माइकोराइजा which is member of genus Glomus। Glomus जीनस के एक मेंबर है बेटा जिसका नाम है माइकोराइजा। ये क्या करता है बेटा, तो इट अब्जॉर्ब फास्फोरस एंड वाटर। अब आपके पास अगर दो ऑप्शन आता है कि माइकोराइजा क्या अब्जॉर्ब करता है, अगर नीट में क्वेश्चन आते हैं फास्फोरस भी रहे, वाटर भी रहे, नाइट्रोजन रहे या ऑल ऑफ दीज रहे, तो देखो वहां पर आपको आंसर लगाना है फास्फोरस। क्या लगाना है, फास्फोरस। लेकिन फास्फोरस के साथ साथ ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है ना। तो क्या है, माइकोराइजा अब्जॉर्ब फास्फोरस एंड वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्रोसेस एंड पासेस इट टू प्लांट्स। एक्चुअली क्या होते हैं, जो साइट्रस प्लांट होते हैं मोस्टली बेटा, तो उनकी रूट बहुत ही शॉर्ट होती है, जिसके कारण वो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल में, उस न्यूट्रिएंट को वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये जो फिलामेंटस फंजाई जो है बेटा माइकोराइजा, ये क्या करते हैं कि उस रूट से कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, यानी जुड़ने के बाद वो नीचे से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस रूट तक लेकर के जाते हैं जिस रूट के को इन चीजों की कमी थी। अब रूट को जैसे ही वाटर मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, तो रूट क्या करेगा, वाटर को यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, भोजन बनाएगा, खाना बनाएगा, रॉ मटेरियल है
फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, और साथ ही साथ फास्फोरस मिलेगा जिससे उसकी पर्सनल ग्रोथ ज्यादा होगी। अब जब फूड बनेगा तो ये फूड को क्या करते हैं, इस फिलामेंटस फंजाई यानी माइक्रोराइजा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दैट मींस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कि तुम मुझे पानी दिए, तुम मुझे फास्फोरस दिए, मैं बदले में तुम्हें खाना देता हूं, भोजन देता हूं, तुम्हें सर्वाइव यानी जिंदा रखता हूं। आया समझ में? तो ये एक दूसरे के साथ है। तो यहाँ पर एसोसिएशन का मतलब, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करना, काम करना, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो यहाँ पर माइक्रोराइजा याद रखना है बेटा, कौन सा है भाई जीनस, इसका ग्लोमस जीनस है। और ये क्या करता है बेटा, तो मोस्टली अगर आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं वाटर और फास्फोरस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, वहां पर आपको फास्फोरस ही आंसर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है ना, मतलब दो आंसर करेक्ट होते हैं लेकिन उनमें से हमें बेस्ट आंसर को क्या करना होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है। तो वहां पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, फास्फोरस सेलेक्ट करना है। आया समझ में? चलिए, तो अब्जॉर्ब फास्फोरस एंड वाटर, ये तो फंजाई हो गया कि माइक्रोराइजा फास्फोरस को अब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है और प्लांट उससे क्या करता है बेटा, अपना पर्सनल ग्रोथ करता है, उसकी यील्ड कैपेबिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। चलिए, तो ये भी एक सेकंड एग्जांपल आ गया बायो फर्टिलाइजर्स का। थर्ड है बेटा साइनोबैक्टीरिया, कि साइनोबैक्टीरिया कैसे हमें बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं, इससे क्या क्या चीजें हमें बेनिफिट्स देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट एक तो एग्जांपल है एनावेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तीन एग्जांपल यहाँ पर दिए गए बेटा, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने राइजोबियम एग्जांपल दिया लेगुमिनस के साथ, यहाँ पर मैंने आपको एंजियोस्पर्म और एजिटोबैक्टर एग्जांपल दिया, फंजाई में मैंने माइक्रोराइजा एग्जांपल दिया जो ग्लोमस जीनस से आ रहे हैं, और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। ये ऑलरेडी मैं 11th में याद भी करा चुका हूँ यार, जब मैं आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसे मैं याद भी करा चुका हूँ। तब भी आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, आप भी किसी न किसी टीचर से पढ़े होंगे बेटा, तब भी इसको अपन यहाँ पर तो एटलीस्ट कंप्लीट करने की, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या नीट में क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व हो जाए। तो साइनोबैक्टीरिया दैट इज एनावेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिम्बायोटिक में राइजोबियम शो कर रहा है, फ्री लिविंग में कौन शो कर रहा है, फ्री लिविंग, बट साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ट्रू बैक्टीरिया है ना, यानी कि यू बैक्टीरिया वाले हैं। क्या है भाई, एजियोस्पर्म और एजिटोबैक्टर, लेकिन फ्री लिविंग फॉर्म में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए साइनोबैक्टीरिया भी रिस्पांसिबल है, जिसका नाम है एनावेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तो यहाँ पर आपको ये तीन तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए नीट में बन सकते हैं। एक तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले बैक्टीरिया आपसे पूछेगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया से एग्जांपल पूछ देगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन से साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो तीन तरह के क्वेश्चन बेटा आप अच्छे से सुन लो, तीन तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से नीट में देखने को मिल सकता है, या तो 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब तो बोर्ड में भी चेंज हो गया भाई, अब तो बोर्ड में भी 20 मार्क्स अप्रोक्स शायद ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो वहां पर भी अब ऑब्जेक्टिव का रूल्स आ गया, यानी कि अब इन चीजों का रूल वहां भी बढ़ जाएगा, आपको 20% मार्क्स डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव देकर के चला जाएगा। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, समझना है। तो एनावेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी क्या करता है बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, और सॉइल के अंदर जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली उस सॉइल की फर्टिलिटी जो पावर है बेटा, फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इट मींस ये जो ऑर्गेनिज्म है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सेकंड पॉइंट है प्ले रोल एज अ बायो फर्टिलाइजर्स इन पैडी प्लांट, जो धान का पौधा होता है उनमें ये मोस्टली क्या होते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, यानी कि उस सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। थर्ड है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं भाई, सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं बेटा। तो आज वाले क्लास में कुछ एग्जांपल्स से रिलेटेड देखो, लास्ट जो दो चैप्टर पढ़े हम लोग, एक तो स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें भी मैंने आपको एग्जांपल्स बेस्ड ही सारी चीजों को मैंने बताया, और आज जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी हम लोग एग्जांपल बेस्ड ही क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। इन एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन को हमको अच्छे से सॉल्व करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जो आएंगे बेटा, जो 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, वो आपको 100% क्या हो जाएगा,
सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा जो चैप्टर था बेटा कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या तो जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। नीट के लिए भी और 12th बोर्ड के लिए भी जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास है तो उससे, या तो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद आप लोग अभी जेनेटिक्स स्टार्ट आपकी नहीं हुई होगी, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी तो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो अब हम लोग इकोसिस्टम पे आते हैं, इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी जो है नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा बेटा, हमारा जो चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास में वो क्या होगा, इकोलॉजी। हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी यूनिट है, उसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। उन 4 चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट, थैंक यू।